आज का क्वेश्चन है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि के बारे में। तो अब आपने देखा होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो उसमें जो है वो बोलते टाइम, जैसे कि अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे कोई बोल रहा है तो एक ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ जो है वो तरंगे जा रही हैं, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ मुंह से निकल रहा है। इस तरीके की देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में कि साउंड निकाला जाता है जब, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो वो लाइट की फॉर्म पे होती है या वाइब्रेशन होती है। जब आप बोलते हो ना तो वाइब्रेशन यानी कि कंपन होता है, या हीट होती है या प्रेशर, तो क्या होगा, ऑप्शन बी कंपन होता है। तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ही आप एकदम से शब्द बोलना शुरू करते हो ना, तो हल्की सी वाइब्रेशन होती है जब आप बात कर रहे होते हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बोला जा रहा है कि साउंड नीड्स विच मीडियम टू ट्रैवल। अब एक होता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए। तो ध्वनि को चलने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, वैक्यूम की, मीडियम की, लाइट की, ग्रेविटी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड का, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड को माध्यम की आवश्यकता है कि ये सॉलिड से हमें इसको गुजारना है, लिक्विड से गुजारना है, कहाँ से, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। जो ध्वनि है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, सॉलिड के माध्यम से, या वैक्यूम के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्वनि को माध्यम की जरूरत है ना। लेकिन देखो अगर हवा में है तो ध्वनि वहां पे जाएगी ना, ध्वनि उस माध्यम से जा सकती है, वाटर में भी सुनाई देती है, सॉलिड में भी हमें सुनाई देती है। इसको निर्वात की फॉर्म पे ये नहीं चलती है। ये किस माध्यम में नहीं चलती है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब एसआई यूनिट पूछा जा रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, जूल है, न्यूटन है, हर्ट्स है, पास्कल है। तो पास्कल किसका है, प्रेशर का है। ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, जैसे मैंने आपको बताया। न्यूटन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये किसका है, फोर्स का है, और जूल किसका है, वर्क का है। बच गया हमारे पास ऑप्शन सी, हर्ट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो मानव की आवाज होती है वो उत्पन्न होती है, क्या जीव से मानव की आवाज उत्पन्न होती है, या वोकल कॉर्ड से, स्वर तंत्रियों से उत्पन्न होती है, टीथ से या नोज से। करेक्ट आंसर होगा वोकल कॉर्ड, यानी कि जो स्वर तंत्रियां होती है उनसे उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड। जो प्रति सेकेंड कंपन की संख्या होती है, प्रति सेकंड आ रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है, समय अंतराल कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, या पिच कहा जाता है। तो कंपनों की संख्या की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिंदी में कई स्टूडेंट्स को हो जाएगा कि हमें हिंदी में नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह रहे हैं, आवृत्ति कह रहे हैं। तो प्रति सेकंड जो कंपन की संख्या है उसको हम कह रहे हैं कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है, यानी कि आवृत्ति में हो रही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब देखो लाउडनेस की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कभी मैंने लाउड पढ़ाया, फिर मैंने थोड़ा स्लो पढ़ा दिया। तो जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर, या स्पीड के ऊपर। तो ये लाउडनेस कि मुझे ऊंचा बोलना है, मुझे नीचा बोलना है, कम साउंड में बोलना है, ज़्यादा साउंड में बोलना है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आयाम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस जो है वो साउंड की एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं रहता है तो आप लाउडनेस में एल आता है आपके पास और एम्पलीट्यूड में भी एल आता है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच ऑफ द साउंड ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन भी है।
तो पिच जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड या मीडियम? तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बता दिया था, इसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। तो लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज क्या होती है? अब ह्यूमन जो है कुछ साउंड को सुन सकता है ना? तो यहाँ पे उसकी रेंज क्या है जिस साउंड को वो सुन सकता है? 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज है, या 50 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज है। तो मनुष्य के लिए जो श्रव्य सीमा है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो सीमा है उसकी रहेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। अब हमने कहा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है वो ऑडिबल रेंज है, उस साउंड को सुन सकता है। उससे नीचे वाले साउंड्स को कौन सुन सकता है? वो जो पक्षी वगैरह होते हैं ना वो सुनते हैं उसको। तो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। जो पक्षी वगैरह होते हैं वो जो है इन साउंड्स को सुन सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि कम और ऊपर की बात, हम जो इंसान हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज साउंड है उसको सुन सकते हैं। जो वर्ड्स वगैरह हैं, जो बर्ड हैं, पक्षी वगैरह हैं, वो बिलो जो आपके पास है 20 हर्ट्ज है उसको सुन सकते हैं। अब उससे ऊपर वाला साउंड है अधिक ध्वनि, वो क्या कहलाती है? ये तो मैंने आपको बता दिया, इंफ्रासोनिक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना। ये इंफ्रासोनिक साउंड होता है जो कि आपका 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि है। जो 20,000 हर्ट्ज से, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज की बात की ना, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहेंगे? यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक भी हम इसे कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड ध्वनि। ठीक है, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड ध्वनि। नेक्स्ट है, कौन सा जीव पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डॉग, काऊ, गॉट या हॉर्स। पराश्रव्य कौन सी है? अल्ट्रासोनिक की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि 20,000 से ऊपर की है। तो आपका जो डॉग है ना, आपने देखा होगा बहुत दूर जाके भी जो कोई अगर साउंड आ रहा होगा ना तो उसको वो सुनने का और कई बार उसका जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो सुन सकता है आपका डॉग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टाइम टेकन फॉर 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारा साउंड की बात कर रहे थे हम, तो एम्पलीट्यूड और पिच के बारे में हमने बात की थी, जो भी था है ना। तो टाइम टेकन, एक वाइब्रेशन हो रही है ना, अगर एक बार कंपन हो रहा है तो एक कंपन में लगा जो समय होता है, समय क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहेंगे हम उसे, या फिर जो है वो पिच कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे या इको कहेंगे? करेक्ट आंसर है उसको टाइम पीरियड, क्योंकि समय पूछा है कि एक कंपन में जो लगा समय है उसको क्या कहेंगे? समय अंतराल यानी कि टाइम पीरियड कहेंगे, जो कि एक वाइब्रेशन में, एक कंपन में लगने वाला समय है। अब टाइम पीरियड है आपके पास आवर्तकाल, तो इसकी इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की तो हमने हर्ट्ज बोल दी थी, तो आवर्तकाल की इकाई क्या है? सेकंड है, हर्ट्ज है, जूल है, न्यूटन है। तो इसकी सेकंड होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, टाइम पीरियड का यूनिट। नेक्स्ट है, नॉइस क्या है? शोर क्या है? एक प्लीजेंट ध्वनि है, अच्छी आवाज़ है, यानी कि अनप्लीजेंट है, म्यूजिकल है, ऑडिबल है। तो नॉइस यानी कि जो शोर है वो एक अनप्लीजेंट है, जिसको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, अप्रिय ध्वनि हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ अ म्यूजिकल साउंड। इनमें से कौन है जो म्यूजिकल साउंड है? तो वो आपका हो जाएगा फ्लूट यानी कि बांसुरी। हॉर्न बजा रहे हो वो कोई संगीत नहीं है, मशीन को ड्रिल कर रहे हो वो कोई साउंड वाला नहीं है, मतलब संगीत नहीं है आपके पास। एक्सप्लोजन, विस्फोट हो रहा है, ये सारी खतरनाक है। एक ही आपके पास यहाँ पर संगीतात्मक ध्वनि है जो कि बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेसिव नॉइस कॉजेस। अधिक अगर शोर हो रहा है ना तो उससे क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा शोर अगर हो रहा है कहीं पर तो उससे हियरिंग बेटर होगी? नहीं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, सुनने से संबंधित अक्षमता हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये कॉज हो सकता है। बेटर स्लीप नहीं होगी, ना कि कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट,
जो ध्वनि प्रदूषण है वो प्रभावित करता है। तो किस चीज़ को प्रभावित करता है? ध्वनि, यानी कि सुनने से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो ये श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू हियर साउंड? ध्वनि सुनने के लिए कौन सा अंग जो है वो उपयोग होता है? तो सुनने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ईयर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास जो आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर है, पिन्ना वगैरह है, ये कान के पार्ट है ना, तो आउटर ईयर जो है वो उसका काम क्या होता है? डाइजेशन। कान का काम डाइजेशन थोड़ी ना होगा। कलेक्टिंग साउंड, साउंड को कलेक्ट करना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, तो वो साउंड को जो आउटर ईयर होता है वो कलेक्ट करता है साउंड को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थिन मेम्ब्रेन इन ईयर, जो मेम्ब्रेन, जो कान है उसकी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है, उसको क्या कहा जाएगा? रेटिना या आपका कॉक्लिया कहा जाएगा, ईयर ड्रम कहा जाएगा, लेंस। तो रेटिना और लेंस तो किसके पार्ट है? आई के हैं। हम यहाँ पे ईयर की बात कर रहे हैं तो उसको ईयर ड्रम कहा जाता है। जो आउटर होता है कान का पार्ट, वो क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, और जो पतली झिल्ली होती है कान में वो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको ईयर ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंपन करने वाली ध्वनियाँ जो हैं वो हीट, साउंड, लाइट, एनर्जी ओनली, तो वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो कंपन से उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच मीडियम कैरीज साउंड फास्टेस्ट? अब हमने बोला कि ध्वनि जो है, ध्वनि को, साउंड को पास होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वो निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं। तो सबसे तेज़ जो है वो किस माध्यम पे चलती है? तो सॉलिड में जो साउंड है वो सबसे तेज़ चलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। आपने इको यानी कि ध्वनि हम बोल सकते हैं, प्रतिध्वनि हिंदी में। तो जो इको होता है, जो हल्का सा वाइब्रेटिंग साउंड है, उसको हम इको बोल रहे हैं। तो ये इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, या एब्जॉर्प्शन की वजह से। करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे कि हम यहाँ पे प्रकाश की तरंगों के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इको भी जो है आपका इसी तरीके से साउंड आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से इको जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर हियरिंग इको इज अबाउट। प्रतिध्वनि सुनने हेतु जो इको साउंड होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर या 50 मीटर? तो आपको न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको साउंड सुनने के लिए 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नॉइस पोल्यूशन क्या कॉज करता है? तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो स्ट्रेस यानी कि तनाव को, या स्लीपलेसनेस यानी कि जहाँ पे आपको नींद से संबंधित समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ध्वनि प्रदूषण जो है इन सभी चीज़ों को जो है हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इनसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएंगे, यानी कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हेल्प्स टू, पेड़ लगाना सहायता करता है, तो ये नॉइस को बढ़ाता है? नहीं। रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, तो बिल्कुल नॉइस पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्प करता है। वाइब्रेशन इंक्रीज नहीं होगी यहाँ पर पेड़ लगाने से, इको भी प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि नॉइस पोल्यूशन कम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स साउंड लेवल? कौन सा है जो कि यहाँ पे ध्वनि स्तर मापने का यंत्र है? बैरोमीटर, भूमंडलीय जो दाब होता है उसको जो उसको मेजर करने के लिए होता है। जो आपका थर्मोमीटर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है ना। तो ध्वनि स्तर जो है वो साउंड मीटर होता है, ध्वनि स्तर मापने के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाउडनेस इज मेजर्ड इन। जो लाउडनेस है वो मापी जाती है किस में? मीटर में, डेसिबल में, वॉट में, हर्ट्ज में। तो लाउडनेस जो है वो डेसिबल में मेजर की जाती है, लाउडनेस। नेक्स्ट है, ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू। तो मानव कान जो है वो संवेदनशील होते हैं किसके लिए? जो साउंड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स हैं, एक्सरेज है, यूवी रेज है, तो वो साउंड वेव्स के लिए जो है वो सेंसिटिव है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ईयर कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू सिग्नल?
जैसे वाइब्रेशन है ना, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा कान का पार्ट है जो वाइब्रेशन को जो है वो सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करता है? पिन्ना, ईयर ड्रम क्या थी, जो पतली झिल्ली है उसको बोला हमने, और जो कॉकलिया है, रेटिना तो आंखों से संबंधित है। तो ये जो कॉकलिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान का जो कॉकलिया पार्ट है वो कंपन को संकेतों में बदलता है, वाइब्रेशन को जो है वो कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स में। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है? तो ये जो है F=1/T, तो ये जो है वो टाइम पीरियड के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आवृत्ति जो है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है आपके टाइम पीरियड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये जो है अगर ये बड़ा है, ये है आपके पास इस तरीके से है, अगर ये ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिल साउंड हैज़, जो तीखी ध्वनि होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो एम्पलीट्यूड, नो वाइब्रेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी, तीखा साउंड है, श्रिल साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। बास साउंड हैज़, जो भारी ध्वनि है, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि तीखी ध्वनि है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हाई। और अब भारी साउंड है, बास साउंड है, भारी ध्वनि है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? लो फ्रीक्वेंसी होगी। तीखी है अगर तो होगी हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन भारी ध्वनि है, भारी आवाज़ है, तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। विच ऑफ दीज कॉजेज नॉइस पोल्यूशन, इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जो व्हीकल का हॉर्न बजा रहा है, लाउड स्पीकर्स है, मशीन्स है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा जो है वो, अब हमने बोला था स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है ना। अब यहाँ पे लिक्विड सॉलिड वाला पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे चीज़ों का बोला है कि एयर में है, वाटर में है, स्टील में है, वैक्यूम में है। तो स्टील क्या है हमारे पास? ऑटोमेटिकली सॉलिड है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ध्वनि का वेग जो है वो किस में, वैक्यूम में तो मेजर ही नहीं करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साउंड ट्रेवल्स इन एयर एज, जो साउंड है वो ध्वनि में चलती है, सॉरी वायु में चलती है साउंड। तो वायु में ध्वनि कैसे चलती है? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या लाइट वेव, या मैग्नेटिक वेव? तो करेक्ट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लॉन्ग कैसे चलती है, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो साउंड ट्रेवल्स इन एयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड इन, पराश्रव्य ध्वनियाँ जो है वो उपयोग होती हैं सोनोग्राफी में, कुकिंग में, लाइटिंग में, कूलिंग में। तो कहाँ पे? सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन हेल्प्स अस स्पीक, हमें बोलने में सहायता कौन करता है? तो लैरिंक्स जो है वो हमें बोलने में सहायता करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय तबला इज ड्यू टू, तबले से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? वो फ्रिक्शन है या वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन है? तो उसको हम क्या कहेंगे? जो तबले से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अ मॉस्किटो प्रोड्यूसेस साउंड बाय, जो मच्छर है वो ध्वनि उत्पन्न करता है किसके थ्रू? वो विंग्स, जो उसके पंख है वो जो है वो विंग्स वाइब्रेशन करता है, या लेग्स की मूवमेंट करता है, माउथ करता है, टेल करता है? तो वो क्या करता है? जो पंख होते हैं उसकी वाइब्रेशन होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इनमें से नॉइस पोल्यूशन का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ट्रीज जो है वो नॉइस पोल्यूशन का स्रोत नहीं है, व्हीकल्स भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं। नेक्स्ट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? कि कोई अच्छे से सुनने की क्षमता नहीं रखता है। बेटर हियरिंग को श्रवण दोष कहेंगे, या पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस है उसी को श्रवण दोष कहा जाता है, जिसको थोड़ा सा नहीं सुनाई देता या कंप्लीटली ही सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है, द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन, कर्ण पर्दा कंपन करता है जब। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट कब करेगा? जब लाइट जो है वो फॉल करेगी, या साउंड कान के अंदर जो है वो एंटर करेगी, तब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, या हीट इंक्रीज करेगी, या वाटर एंटर करेगा। तो जब साउंड जो है वो कान के अंदर एंटर करेगी ना, तब जो है वो कान का पर्दा जो है वो कंपन करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच साउंड इज प्लीजेंट, कौन सी ध्वनि जो है वो मधुर होती है? तो जो म्यूजिक की ध्वनि है वो मधुर होती है, नॉइस एक्सप्लोजन और हॉर्न की अच्छी नहीं होती है।
साउंड वेव्स ट्रांसफर, जो ध्वनि तरंग है वो स्थानांतरित करती है, क्या ध्वनि तरंग जो है वो स्थानांतरित करती है, साउंड वेव ट्रांसफर करती है, मैटर, एनर्जी, वाटर या एयर? तो वो जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऊर्जा को जो है वो साउंड वेव्स ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है, विच वन रिड्यूसेस नॉइस पोल्यूशन, कौन जो है वो नॉइस पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को जो है वो कम करता है? लाउड डीजे बनाएंगे? नहीं। अननेसेसरी अगर हॉर्न बजाएंगे तो क्या इससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा? नहीं। साइलेंसर इन व्हीकल्स में साइलेंसर लगाएंगे अगर, तो जो है वो ध्वनि प्रदूषण कम होता है? या फायर क्रैकर्स जो है वो पटाखे, तो कौन पटाखे फोड़ेंगे? तो इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण जो है वो कम करता है? करेक्ट आंसर है साइलेंसर, अगर व्हीकल्स में लगाया जाए तो उससे ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। नेक्स्ट है, द नॉर्मल कन्वर्सेशन साउंड लेवल इज अबाउट, सामान्य बातचीत का ध्वनि स्तर लगभग कितना होता है? सुन तो हम जो इंसान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 सुन सकता है, तो सामान्य बातचीत का ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए? 60 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन पासिस थ्रू, मनुष्य में ध्वनि गुजरती है विंड पाइप से, वोकल कॉर्ड से, फूड पाइप से, किडनी से, तो वोकल कॉर्ड से जो है वो गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाने चाहिए, लाउड स्पीकर यूज़ करना चाहिए, अवेयरनेस एंड कंट्रोल मेजर्स करने चाहिए। तो अवेयरनेस, जागरूकता करनी चाहिए और कंट्रोल करने के जो है वो उपाय करने चाहिए कि जिससे जो है वो नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ना कि जो है वो पटाखों को वर्स्ट करना है, फोड़ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे 51 से नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस को। और जिन्होंने अभी तक जो है वो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताती ही हूँ, तो जिसने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो आप जो है वो पिछली क्लासेस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे आपको सारी की सारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जेबीटी कमीशन का जो साइकोलॉजी पोर्शन है वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सारे का सारा सिलेबस आप लोगों को वहाँ पे करवाया हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री भी करवाई हुई है, ठीक है। तो आप आराम से उनको देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इम्पॉर्टेंट जो कि यहाँ पे जेबीटी कमीशन, जिन्होंने अभी सीबीएसई जेबीटी कमीशन देना है, पटवारी का एग्ज़ाम देना है, पंचायत सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम देना है, तो जो भी सिलेबस के अंदर चीज़ें गिवन है आपके पास, इन तीनों सब्जेक्ट की आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जिसने जो है वो सिलेबस देखा होगा साइंस का भी, तो आपको पता होगा कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। और साउंड चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कुछ क्वेश्चंस में हमने 50 क्वेश्चन के अंदर कवर किए थे, और आज हम जो है वो 51 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। क्वेश्चन में कहा गया है, अ पर्सन हियर्स थंडर आफ्टर लाइटिंग बिकॉज, जैसे आपने देखा होगा समटाइम मौसम ख़राब होता है और जिस टाइम पे जो है वो बिजली भी कड़कती है और आवाज़ भी होती है, तो बोला जा रहा है कि बिजली चमकने के बाद गर्जना सुनाई देती है। पहले क्या होगा, बिजली चमकेगी यानी कि लाइट पहले आएगी और उसके बाद जो है आपको जो है वो वॉइस सुनने को मिलेगी, गर्जना सुनाई देती है उसके बाद, पहले लाइट होगी। तो इसका क्या मतलब है, वो क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट जो है वो स्लोली ट्रैवल करती है, या साउंड जो है वो लाइट से स्लोअर जो है वो ट्रैवल करता है, धीरे ट्रैवल करता है, या साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करता है, या बोथ जो है वो इक्वली फास्ट जो है वो ट्रैवल करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बिजली चमकने के बाद गर्जना सुनाई देती है, क्योंकि जो बिजली है ना इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, साउंड के। तो यही बोला है कि साउंड ट्रैवल स्लोअर, जो साउंड है वो धीरे ट्रैवल करता है देन लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ये आपके पास यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस नॉइस फ्रॉम म्यूजिक। हम दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि ये जो है ये नॉइस है और ये जो है वो म्यूजिक है, कैसे पता चलता है? रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशंस,
एम्पलीट्यूड, सिर्फ एम्पलीट्यूड की अगर बात करें, सिर्फ स्पीड की बात करें कि ज़्यादा स्पीड में है तो ये नॉइस है और ये म्यूज़िक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। या टाइम पीरियड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कितना समय है लग रहा है किसी को, ये म्यूज़िक है और ये नॉइस है, नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन है ना, पहले वाइब्रेशन होती है उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से साउंड आता है ना। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है उनकी रेगुलरिटी के ऊपर देखा जा रहा है कि कैसे वो जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि ये जो है वो नॉइस है या म्यूज़िक है सेम चीज़। समटाइम हम बोलते हैं ना कि म्यूज़िक में भी कि ये म्यूज़िक नहीं है, ये शोर है, तो वो रेगुलरिटीज़ ऑफ जो वाइब्रेशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, जो ध्वनि प्रदूषण है वो किस में मापा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछली जो पॉइंट्स थे उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो ह्यूमन ईयर की बात करते हैं कि कितना साउंड वो सुन सकता है, 20 हर्ट्स से जो है हमने बात की थी, 20,000 हर्ट्स जो है वो इंसान जो है वो सुन सकता है। इससे नीचे के साउंड को हमने क्या कहा था, इंफ्रा रेडिएशंस में हमने उनको काउंट किया था, ठीक है। और उसके आगे जो है अल्ट्रासोनिक की वेव्स जो है आपकी उससे 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आती है, जिनको जो उल्लू और चमगादड़ वगैरह है ना उनकी होती है पराश्रव्य ध्वनियाँ, यानी कि इंफ्रारेड जो रेडिएशंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के बारे में बोला जा रहा है कि मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ। अब स्कूल की घंटी बजती है ना, तो ध्वनि उत्पन्न होती है एयर कॉलम की वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से, मेटल बॉडी की वजह से या स्ट्रिंग की वजह से। तो जो घंटी बजती है वो उसकी बॉडी कैसी होती है, मेटल की होती है ना, धातु की होती है, इसकी वजह से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ईयर फर्स्ट रिसीव साउंड, कौन सा जो भाग है कान का सबसे पहले ध्वनि प्राप्त करता है। अब हमारा जो है वो आउटर पार्ट, मिडल पार्ट, इस तरीके से इनर पार्ट, ये सारे है ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले ध्वनि कौन प्राप्त करता है, तो करेक्ट आंसर होगा जो पिन्ना पोर्शन है ना, तो पिन्ना जो है वो सबसे पहले ध्वनि प्राप्त करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स। यही मैंने आपको बताया कि इंफ्रासोनिक है जो 20 हर्ट्ज से ऊपर का जो ऊपर की जो ध्वनियाँ होती है ना उनको सुन सकते हैं, उनको हम कह रहे हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। यहाँ बोला सोर्स क्या है, किसकी वजह से ये चीज़ होती है, इंफ्रासोनिक का स्रोत क्या है, तो वो है अर्थक्वेक। सुन कौन सकता है, तो जो आपके बैट वगैरह हैं यानी कि चमगादड़ है ये सुन सकते हैं, उल्लू होते हैं वो सुन सकते हैं आपके अपश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्रोत पूछा है तो वो है अर्थक्वेक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज पार्टिकल्स आर। तो साउंड सबसे तेज जो है वो सॉलिड में ट्रैवल करता है और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करेगा आपका किस में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस में ध्वनि तेज चलती है, क्योंकि क्यों चलती है आपको पता है, इनकी पैकिंग का आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना जैसे ये है, तो इनकी ये बिल्कुल टाइटली जो है वो पैक्ड होंगे और लिक्विड में थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा और गैसेस में ये बिल्कुल ही क्लोजली जो है पैक्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल फार पैक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्लोजली पैक्ड होते हैं इसीलिए साउंड जो है वो सॉलिड्स में फास्टर ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस। कंपन की आवृत्ति क्या निर्धारित करती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन जो हो रहा होता है, कंपन की जो आवृत्ति है ना, वो निर्धारित करती है कि आपकी पिच कैसी है, लो पिच है, हाई पिच है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच को निर्धारित करती है, कंपन की आवृत्ति जो है, कंपन की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो निर्धारित करती है पिच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखो आप लोगों ने जैसे कि कमेंट में जो है एक स्टूडेंट में कहा भी था कि हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को जो है वो करवाऊंगी। पहले हम सारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन भी जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है आपको इसका न्यूमेरिकल भी जो है वो क्लास, एक लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है।
तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सी ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव नहीं है। हाइपरटेंशन जो है वो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की वजह से उसका हाई प्रभाव नहीं है। स्ट्रेस है या बेटर कंसंट्रेशन या स्लीपलेसनेस, तो करेक्ट आंसर होगा कि जो बेटर कंसंट्रेशन, अगर आप अच्छे से जो है वो ध्यान केंद्रित करके देखेंगे तो अगर बेटर कंसंट्रेशन है अगर आपकी कहीं पर, तो वो प्रभाव नहीं है ध्वनि प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण से हाइपरटेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, यानी कि आपको बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, लेकिन बेटर कंसंट्रेशन जो है एक प्रभाव नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज मोस्ट इफेक्टिव टू रिड्यूस नॉइस नियर रोड्स? सड़कों के पास ध्वनि प्रदूषण कम करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे, प्लांट ट्रीज, यूजिंग एम्पलीफायर्स यूज़ करेंगे या फायर क्रैकर्स, पटाखे यूज़ करेंगे, तो क्या किया जाएगा? तो सड़कों के पास ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है, आप क्या करोगे? प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज को लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस इज इक्वल टू, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी बराबर होती है। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस होते हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? उनको क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहा जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट क्या होता है वेवलेंथ का? तो यहाँ पे ऑप्शन तरंग दैर्घ्य की इकाई पूछा जा रहा है। वेवलेंथ को बोल देंगे हम तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है आपके पास मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये जो है एक तरीके से आपको जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फिर? यदि तरंग दैर्घ्य घटे और वेग स्थिर रहे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो आवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मतलब आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, ध्यान देंगे। क्या बोला गया है, जैसे हमने बात की कि यदि जो तरंग दैर्घ्य है वो वेवलेंथ अगर घट जाए, तो यहाँ पे एक आपने जो है वो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हम वेव स्पीड की बात करें, आपके पास एक फॉर्मूला है वेव स्पीड का। दो तीन कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझोगे, ध्यान दीजिएगा। तो वेव स्पीड को हम जो है वो बी से डिनोट करते हैं, यानी कि जो वेव स्पीड है वो हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, यानी कि जिसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, ये है आपके पास वेव स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना, जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो उसके लिए क्या होगा? ये तो मैंने आपको वेव स्पीड कहा कि जो वेव स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है, आवृत्ति मल्टीप्लाई बाय जो तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ तो दिया हुआ है, वेवलेंथ यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन, हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का। इन दोनों के हम जो है वो बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा के। ठीक है, यानी कि ये जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट है किसके? 1/लैम्डा के। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगी ये 1 के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी लैम्डा घटेगा, यानी कि वेवलेंथ घटेगी, और अगर आपका जो है वो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। इस तरीके से बोला गया है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो ये वाला जो आपके पास रूल है ये अप्लाई होता है कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, बट स्पीड कांस्टेंट है तो आपका जो वेवलेंथ है हम बोल रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला होता कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाती। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास जो है तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम स्पीड के बारे में
स्पीड का रिलेशन देखें अगर हम किसके साथ में, वेव के साथ में, जो वेव लेंथ है, ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि आपकी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी आपकी इंक्रीज करेगी और आपकी जो वेव लेंथ है ये भी आपकी इंक्रीज करेगी। ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। जब आपकी जो स्पीड और वेव का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा था ना, अब हम बोल रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और वेव लेंथ दोनों इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है कोई भी चीज़। आपको समझ में आ गया होगा आई होप दोनों चीज़ें, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो वेव की स्पीड होती है ना, वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम डेंस है या इलास्टिसिटी है उस पर, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर आपको कहीं पर जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको जो है वो क्या दिखे, हम बोल रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो आपकी जो वेव लेंथ होगी वो कैसे होगी, यानी कि लैम्डा क्या होगा आपके पास यहाँ पे, जो शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट लैम्डा होगा। हाई फ्रिक्वेंसी पे जो वेव लेंथ है यानी कि जो लैम्डा है वो शॉर्ट है, ठीक है। और अगर लो फ्रिक्वेंसी होगी तो आपका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। लॉन्ग जो है यहाँ पे याद रखना है, यानी कि ज़्यादा और कम की बात कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ आपकी कैसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और अगर आपकी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और वो जो है वो लो है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लैम्डा आपका उल्टा है। बस इतना याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट लैम्डा और लो फ्रीक्वेंसी पे जो है वो लॉन्ग हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि सेम यहाँ पे इतने याद रखना आपने। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया जो इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास था। एफ से हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया और लैम्डा से वेवलेंथ को डिनोट किया। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपने जो है वो पूछ लेना है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सक्सेसिव, जो साउंड वेव्स होती है, तरंग धैर्य उत्पन्न होती हैं, वो लगातार उत्पन्न होती हैं, लगातार रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की वजह से, हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन की वजह से। तो कंप्रेस हो रही होती है, बार बार जो है वो कंप्रेस हो रही है, फिर जो है वो ये हो रही है, रेयर रिफ्रैक्शन हो रही है इनके बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इनकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड की ध्वनि का कौन सा गुण आयाम से प्रभावित होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड से अफेक्ट होता है। तो एम्पलीट्यूड में एल आता है और लाउडनेस में भी एल आता है कि कितनी लाउड है ना। उस तरीके से मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी ये चीज़ें समझाई थी। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज, अगर अल्ट्रासाउंड द्वारा हम आंतरिक अंग देखने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण की बात करें तो कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो छोटी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी मशीन्स जो है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिवर्बरेशन टाइम है, यानी कि सभागार में गूंज होती है, तो गूंज का समय होना चाहिए कैसा, जो है यहाँ पे टाइम कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सभागार में जो गूंज होती है ऑप्टिमम होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट होना चाहिए, तो वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जैसे कि अगर हम बात करें एक अच्छा सा साउंड जिसको हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा गूंज ना हो, यानी कि जो एक क्लैरिटी आपको जिससे मिले, क्लियर आपको जो है वो वहाँ पे साउंड देखने को मिले, वो यहाँ पे जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस ना आपको साउंड में आए, तो वैसा जो है वो गूंज होनी चाहिए, तो उसको हम ऑप्टिमम कहेंगे। क्लैरिटी आपको देखने सुनने को हो रही है कि आपकी जो भी आप बोल रहे हो ना वो क्लियरली जो है वो सुनाई दे सबको। नेक्स्ट है अगर एक्सेसिव गूंज हो जाए तो वो क्या कारण बनता है, उससे साउंड कैसा होता है, क्लियर साउंड। अधिक गूंज अगर उत्पन्न हो जाए तो साउंड क्लियर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बहुत सारे साउंड्स मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्सिंग ऑफ साउंड्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटीरियल इज कॉमनली यूज्ड इन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज टू एब्जॉर्ब साउंड। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज पे जो है अब कुछ जो है वो मटेरियल हम यूज़ करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए,
तो वो क्या होता है, आप मार्बल यूज़ करोगे या फोम के पैनल्स होते हैं वो यूज़ करोगे, या जो है आप स्टील की शीट्स यूज़ करोगे या ग्लास यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पे फोम के पैनल्स यूज़ किए जाते हैं, फोम शीट्स होती हैं वैसे ही पैनल्स, उसकी वजह से साउंड जो है वो बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो साउंड को एब्जॉर्व करने के लिए कि साउंड आपका अंदर ही रहे और अच्छा साउंड आपको सुनाई दे, उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज इट इज़, ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है, पोलराइज नहीं होता है, क्योंकि जो ध्वनि है, साउंड है, वो कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, तो ये कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से साउंड हम बात करते हैं ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है, विच वेव रिक्वायर नो मटीरियल मीडियम, कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, साउंड वेव्स को, वाटर वेव्स को, लाइट वेव्स को, या जो सिस्मिक वेव्स है, माध्यम की आवश्यकता किसको नहीं होती है, तो लाइट वेव्स को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साउंड, वाटर और सिस्मिक को साउंड होती है ज़रूरत। नेक्स्ट है, द ऑडिबल रेंज डिक्रीजेज विद एज ड्यू टू, आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सुनाई देना जो है वो कम हो जाता है, तो आयु बढ़ने पर श्रव्य सीमा घटती है, क्योंकि क्यों घटती है, क्योंकि ये जो ईयर सेंसिटिविटी है, ईयर जो साउंड को सेंस कर पाता है वो वीक हो जाता है, या फिर फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है, या फिर ईयर ड्रम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होंगे तब तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ईयर सेंसिटिविटी कमज़ोर हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फिनोमिना यूज्ड इन मेगाफोन्स इज, मेगाफोन में कौन सा जो फिनोमिना है या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो कि यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो मेगाफोन में यूज़ किए जाते हैं, साउंड रिफ्लेक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, साउंड आया और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ईयर सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो कि मस्तिष्क तक संकेत भेजता है, पिन्ना, ऑडिटरी नर्व, या फिर ईयर ड्रम, या कोक्लिया फ्लूइड, तो जो ऑडिटरी नर्व होती है ना, ये जो है वो मस्तिष्क तक जो है वो ब्रेन तक जो है वो सिग्नल को भेजता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्वनि का वेग जो है वो निर्भर करता है किस चीज़ के ऊपर, जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट है, निर्भर करता है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो निर्भर करता है आपका लाउडनेस के ऊपर कि कितनी लाउड है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वैक्यूम फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड बिकम्स, निर्वात में ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हम वैक्यूम की बात करते हैं वहाँ पे आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है 0 है, क्योंकि साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट, साउंड वहाँ पे साउंड को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस पेरियोडिक वाइब्रेशन, इनमें से कौन जो है वो आवर्त कंपन उत्पन्न करता है, पेरियोडिक वाइब्रेशन कौन उत्पन्न करता है, जब आप ड्रम बीट जो है वो ड्रम बजाते हो ना, वो एकदम से रैंडमली आपने बजा दिया, या गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, एक्सप्लोजन धमाका हो गया, या फिर ट्रैफिक नॉइज़ की बात करें तो कौन सा है जिससे आवर्त कंपन उत्पन्न होता है, तो गिटार की स्ट्रिंग है जिससे फ्रिक्वेंसी या पेरियोडिक वाइब्रेशंस जो है वो उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, पिच एंड लाउडनेस आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, तो लाउडनेस मैंने आपको बताया था, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे से रिलेटेड है, और पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज पोल्यूशन का कौन सा यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल है, यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, आप प्रेशर हॉर्न्स का यूज़ कर रहे हो, या साइलेंट जोन्स नियर हॉस्पिटल के वहाँ पे आप साइलेंट जोन्स जो है वो आपने बनाए हुए हैं, लाउड डीजे सिस्टम में फायरवर्क्स एट नाइट आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट जोन्स अगर नियर हॉस्पिटल हैं तो उससे जो है आप ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है, साउंड से रिलेटेड, ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स या मैकेनिक्स या डायनामिक्स, तो उसको अकाउस्टिक्स कहा जाता है जो साइंटिफिक स्टडी है साउंड की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ साउंड वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ, ध्वनि तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, ऊर्जा का तो स्थानांतरण करती है लेकिन बिना स्थानांतरण के
क्या चीज़ स्थानांतरित नहीं करती है? मैटर को स्थानांतरित नहीं करेगी, बस साउंड को करेगी, एनर्जी वहाँ पे जो है वो स्थानांतरित होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण करती है बिना मैटर के स्थानांतरण के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हियर एड्स? श्रवण यंत्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। श्रवण यंत्र क्यों किया जाता है? ताकि आपको साउंड सुनाई दे। एम्पलीफायर्स क्यों होते हैं? ताकि ऊंचा साउंड आपको सुनाई दे। तो श्रवण यंत्र का कार्य होता है ताकि जो आपको साउंड है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड है, वो सुनाई दे जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ डबल। अगर फ्रिक्वेंसी डबल हो जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? फिर अब टाइम के साथ में हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, अगर ये जो है वो दोगुनी हो जाए, तो उसकी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम टाइम पीरियड है, वो क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी अगर डबल है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T ऐसे बात करते हैं। तो अगर ये 2 है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये इसका 2 है, 2/1 यानी कि 2 है, ये इसका जो है दुगनी है, तो ये कैसी हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा। तो ये रिलेशन बनता है आपके पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसमें आपको जो है बोला जा रहा है कि अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये वाली चीज़, वो दुगनी है तो आपका आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच साउंड वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन साउंड पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर? वायु से जल में जाने पर ध्वनि का कौन सा गुण अपरिवर्तित हो जाता है? अब वायु से जा रही है वो जल में, यानी कि एयर टू कहाँ पे जा रही है? वो लिक्विड में जा रही है ना? तो कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगी? स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड? तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आवृत्ति चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु से जल में जाने पर ध्वनि का गुण जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस एनर्जी कैरिड बाय इट? ध्वनि द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि द्वारा जो वहन की जा रही है ऊर्जा, वो डिपेंड कर रही है पिच के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर या टाइम पीरियड के ऊपर। तो जो वहन की जाने वाली ऊर्जा है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ध्वनि है वो ऊर्जा को जो है वो वहन कर रही है, ऊर्जा को ले जा रही है, तो ये उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आवृत्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इम्पॉर्टेंट इन डिजाइनिंग। ध्वनि के परावर्तन का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो वो ऑडिटोरियम में, सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, वहाँ पर इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑडिटोरियम में जो है वहाँ पर भी जो है साउंड रिफ्लेक्ट होता है, सिनेमा हॉल्स में भी होता है, थिएटर्स में भी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज कंप्लीट हाउ मेनी वाइब्रेशंस इन 1 मिनट? कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग 1 मिनट में कितने कंपन करेगी? तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल है एक तरीके से आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, हमने बात की यहाँ पे कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली की बात की है ना? तो 500 हर्ट्ज आवृत्ति यहाँ पे, तो 500 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 1 सेकंड में आपके पास कितने हर्ट्ज हो जाएंगे? यहाँ पर 500 हर्ट्ज। ठीक है, 500 हर्ट्ज हो गए। ठीक है, ठीक है, ये हमने देख लिया। 500 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि 500 हर्ट्ज पर प्रति सेकंड की हमने बात की है ना? यानी कि 1 सेकंड में कितने हर्ट्ज हो रहे हैं आपके यहाँ पे? 500 सेकंड हो रहे हैं। और आपसे कितना पूछा है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं आपके पास 60 सेकंड होते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है कि आपकी जो आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब आप किसकी बात कर रहे हो, आपसे वाइब्रेशंस पूछिए कि टोटल कितने कंपन होंगे, टोटल वाइब्रेशंस आपने निकालनी है। टीवी मीन्स टोटल वाइब्रेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, कितने निकल कर आ गई हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है 500। और कितने की बात कर रहे हैं? 1 मिनट में पूछा है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30।
और यहाँ पर हो जाएगा 30 आगे लग गई, यानी कि 30,000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आपको वाइब्रेशंस निकालनी है, टोटल वाइब्रेशंस, तो टोटल वाइब्रेशन के लिए आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको पता है 500 हर्ट्स दी थी, तो 500 हर्ट्स जो है वो 500 ही फ्रीक्वेंसी 500 आपके पास साउंड निकल कर आ रहे हैं, वाइब्रेशंस कितनी प्रति सेकेंड, और 1 मिनट में पूछा है तो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है, तो आप उसको 500 को 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं होता है किस में? अगर आपने मेटल डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल, अगर आपको कोई मेटल है उसके अंदर जो है वो ये हो गया है, क्रैक आ गया है, तो क्या आप अल्ट्रासाउंड करोगे? बिल्कुल किया जाता है। सोनार है, समुद्र वगैरह में जो है यूज़ किया जाता है, उसमें भी यूज़ किया जाएगा। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, या होता है? तो होता है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, तभी पता चलता है कि किडनी स्टोन है या नहीं। फोटोसिंथेसिस में कोई लेना देना नहीं है अल्ट्रासाउंड का, तो ये नहीं होगी, बाकी सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज हाई बिकॉज सॉलिड्स हैव, ठोसों में जो ध्वनि का वेग है अधिक होता है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इलास्टिसिटी लो होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, नो पार्टिकल्स, या वैक्यूम में स्पेस होता है, तो क्या है, हाई इलास्टिसिटी होती है उसमें, इसीलिए ये चीज़ है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो स्पीड की बात करते हैं हम, वेव लेंथ की बात, वेव की स्पीड की अगर बात की जाए तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो डेंसली है या जो है वो इलास्टिसिटी है उसमें क्या है। तो ठोसों में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है क्योंकि हाई इलास्टिसिटी होती है उसमें, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नॉइस पोल्यूशन? सबसे हाईएस्ट जो नॉइस पोल्यूशन है वो कौन जो है वो यहाँ पे करता है? विस्परिंग, जब आप जो है वो विस्पर करते हो, फुसफुसाते हो, यानी कि, या लाइब्रेरी जेट एयरक्राफ्ट हैं, या रस्टलिंग लीव्स हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉइस जो है वो कौन करेगा? जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो जो जेट उड़ रहे होते हैं, वो जो है वो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू। हम बात करें कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इस तरीके से हम बात करें, साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन बनते हैं, वो क्या करते हैं? पेरियोडिक मोशंस ऑफ पार्टिकल्स होती है, रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स है, सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है। तो संपीड़न और विरलन किसकी वजह से बनते हैं? पेरियोडिक मोशंस ऑफ पार्टिकल्स में पेरियोडिक मोशन होती है, उसकी वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? वायु में ध्वनि के वेग को कौन प्रभावित नहीं करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मीडियम डेंसिटी, लाउडनेस। तो वायु में ध्वनि के वेग को आपका टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा, ह्यूमिडिटी भी प्रभावित करेगी, मीडियम भी जो है वो डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी भी प्रभावित करेगी, लेकिन लाउडनेस जो है वो ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ध्वनि तरंगे परावर्तित होती हैं कहाँ पे? हार्ड सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस पे, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट, तो बिल्कुल दोनों पर परावर्तित होती है, दोनों से रिफ्लेक्ट होती है, चाहे आपका हार्ड सरफेस है चाहे आपका सॉफ्ट सरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम आफ्टर सोर्स स्टॉप इज कॉल्ड। स्रोत बंद होने के बाद सभागार में ध्वनि बने रहना क्या कहलाता है? कि जैसे सब कुछ बंद हो गया ना, फिर भी वहाँ पे आपको थोड़ा सा साउंड जो है वो फील हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है रिवर्बरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनः साउंड आपको जो है वो सुनाई देने लग जाता है वहाँ पे स्रोत बंद होने के बाद भी, क्योंकि वो साउंड अंदर ही घूम रहा है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, विच साउंड इज मोस्ट सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा साउंड कौन सा माना जाता है, जो हम सुन सकते हैं? तो ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक कौन सा होता है? जो कि आपका बिलो 20 हर्ट्स है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसको कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, उसको इंफ्रासोनिक बोल रहे हैं। और जो अल्ट्रासोनिक है, इनको जो है वो आउल है या बैट है, चमगादड़, वो सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड जो इंसान सुन सकते हैं। नेक्स्ट है,
द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद डिस्टेंस बिकॉज दूरी बढ़ने पर जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो घटता है डिस्टेंस बढ़ने पे। क्यों क्यों होती है ये चीज़? तो ये होती है जो एब्जॉर्प्शन है एंड स्प्रेडिंग है। दूर हो आप तो साउंड कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ जो है वो स्प्रेड हो जाता है इधर उधर, उसकी वजह से ध्वनि आपको जल्दी सुनाई नहीं देती है। मतलब जैसे आप एक थोड़े नज़दीक से सुन सकते हो ना, वैसे सुनाई नहीं देती है, तो एब्जॉर्प्शन एंड स्प्रेडिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इनसाइड मेटल ब्लॉक्स? धातु के अंदर दोष ज्ञात करने हेतु आप क्या जो है वो यूज़ करोगे? अभी मैंने ये चीज़ आपको पीछे बताई थी, तो आप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हो अगर उसमें जो है वो क्रैक्स वगैरह आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड रिलेटिव टू। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, स्पीड ऑफ साउंड, पिच ओनली या इको? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसकी अगर मैं बात करूँ ना, ये है क्या थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग? यानी कि अगर एक जो हेल्दी ह्यूमन हीयर होता है ना, वो एक एनवायरनमेंट में कितना साउंड जो है वो सुन सकता है, उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। तो ध्वनि की तीव्रता उससे मापी जाती है कि एक एनवायरनमेंट में वो कितना साउंड वहाँ पर जो है वो क्लियरली सुन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज पेरियोडिक साउंड? तो पेरियोडिक साउंड कौन सा है? जो गिटार वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जो म्यूजिकल टर्निंग फॉक्स होती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? ये आवर्ती ध्वनि है, पेरियोडिक साउंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन मॉडर्न सिटी इज। आधुनिक शहरों में जो श्रवण दोष है उसका मुख्य कारण क्या है? वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो जो है वो श्रवण दोष इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का जो है वो साउंड है ना, तो नॉइस पोल्यूशन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम जो है वो इतने ही क्वेश्चन करेंगे और क्लास जो है हमारी काफ़ी हो चुकी है। और इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि न्यूमेरिकल समझाने के लिए जाते हैं ना, तो इसी तरीके से आगे की कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। इतनी चीज़ों को अच्छे से समझो, फॉर्मूलाज को याद रखो, क्वेश्चंस को याद रखो, फिर जो है धीरे धीरे से हम आगे बढ़ेंगे और आपको नेक्स्ट चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है ना पिछली क्लासेस को, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास के बीच में भी बताया था, तो आप उसको जो है वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे लेट्स लर्न विद रेखा, जो आपका जो जिस चैनल पे आप क्लासेस देख रहे हो उसी के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है, और वहाँ पे आपको साइकोलॉजी की, मॉडर्न हिस्ट्री की और हिंदी इंग्लिश की, और साथ में ये जो जनरल साइंस का हमने जो सिलेबस स्टार्ट किया है जेबीटी कमीशन और पटवारी के रिगार्डिंग मेनली, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है साउंड, और साउंड में आज हमारे पास जो है वो पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड का। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि आपको न्यूमेरिकल भी जो है वो करवाए जाएंगे, तो आपने पिछले पार्ट के अंदर देखा भी होगा। जिन्होंने देखिए जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो दिया होगा, तो उनको वहाँ से कई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले होंगे, चाहे न्यूमेरिकल चाहे अंडरस्टैंडिंग बेस पे, दोनों जो है आप लोगों को उन 2 पार्ट में जो है वो करवाया हुआ था। एक तो आपका फर्स्ट ही शिफ्ट में जो है यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड और एक आपका सिंपल अंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ से समझ ही पा रहे हो कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन्होंने अभी सीबीएसई जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम देना है, पटवारी का एग्ज़ाम देना है, जहाँ जिन भी पेपर में साइंस पूछी जा रही है, मेनली हम इन 2 पेपर के बारे में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये जितने भी आपको करवाए हुए हैं ना, सारे के सारे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है सीक्वेंस में, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में मैंने सारी क्लासेस ऐड कर दी हैं, तो वहाँ पे आप सीक्वेंस में सारी के सारी शुरू से लेके एंड तक की साइंस का जो भी सिलेबस है, जितनी क्लासेस हमने की हुई हैं, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा साउंड चैप्टर चला हुआ है, इसके बाद आपके जो है वो 5 से 6 टॉपिक जो है वो बचते हैं, और आपका साइंस का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे आगे आपके जो है थोड़े से लेंथी टॉपिक आएंगे, तो वो पार्ट्स जो है उनके थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे तो हमने पिछली सारी क्लासेस जो है वो 1 से 2 पार्ट में कंप्लीट कर दी है,
और ये वाली भी कोशिश करेंगे हम कि ये आज जो है इसी में कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने साइकोलॉजी की क्लासेस भी देखनी है जेबीटी कमीशन के लिए, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो वाली सारी जो है आपको वहाँ पे सीरीज जो है वो है, वहाँ पे आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क होती है। ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब है एक चांदी की जो है वो यू शेप की कुछ जो है वो वस्तु है। आप बोल सकते हो चम्मच होते हैं ना फॉर्क जैसे, उसको हम बोल रहे हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क में ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? एयर कॉलम में, मेटल प्रोंग्स में, या फिर स्ट्रिंग में, या मेम्ब्रेन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेटल प्रोंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ट्यूनिंग फॉर्क में ध्वनि उत्पन्न होती है किससे? जो मेटल प्रोंग्स होते हैं। मेटल प्रोंग्स का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको शेप बता दूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। एक जो है वो जो है इस तरीके से जो चम्मच टाइप होता है, या जो पकड़ने के लिए जो है जैसे रोटी वगैरह पकड़ने के लिए हम जो है वो एक जो है वो चिमटा जिसको हम नॉर्मल उस पर बोलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेटल प्रोंग एक पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग पीस ऑफ मेटल होता है। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क में ध्वनि उत्पन्न होती है मेटल प्रोंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिटरमाइंस इट्स। बोला जा रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में हमने बात की पहले। तो ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? अब देखो यहाँ पे आवृत्ति की जब हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि कलर, पिच, लाउडनेस, टेम्परेचर, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आवृत्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो आपको आंसर यहाँ से ही पता लग जाना चाहिए कि ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है निर्धारित करती है। तो कौन सी चीज़ है जिसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है? तो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है पिच की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पिच की देखी जाती है फ्रीक्वेंसी कि ये क्या है आपकी जो है वो ये जो है वो तेज़ है, फास्ट है या स्लो है, ये चीज़ देखी जाती है पिच में भी। फास्ट और स्लो का मतलब क्या है कि फास्ट है यानी कि तीखी आवाज़ है, तो यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? हाई है। और अगर फ्रीक्वेंसी लो की बात करें, जिसमें तीखी आवाज़ में अगर हम बात करें, जैसे कि लेडीज़ की वॉइस होती है वो बहुत तीखी होती है ना। और उसके अलावा अगर हम लो की बात करें, तो जैसे जिसकी आवाज़ थोड़ी जो है वो भारी होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी लो होगी। ठीक है, तो ये है आपके पास पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करता है, आवृत्ति निर्धारित करती है पिच को। ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति तो वो पिच को दर्शा रही है कि वो हल्की हल्की आवाज़ है या जो है वो तीखी आवाज़ है, भारी आवाज़ है, वो दर्शा रही है यहाँ पे। तो आवृत्ति का रिलेशन जो है वो पिच के साथ में होता है, और लाउडनेस का रिलेशन जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ में होता है, आयाम के साथ में। तो वो आपको मैंने बताया ही था पहले भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड्स हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आपको उनके बीच में ध्वनि में अंतर करना है तो उनके बीच दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर बताने वाला गुण क्या होता है? पिच होता है, लाउडनेस होता है, क्वालिटी होता है, या फ्रीक्वेंसी होता है? तो वो होती है आपकी क्वालिटी। दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर बताना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो आपने बताना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्वालिटी होती है वो वाला गुण। यानी कि यहाँ पे जो टिम्बर लिखा हुआ ना, इसका मतलब है लय, कि उसकी लय कैसी है, अच्छी बुरी। तो वो लय जो है वो डिसाइड करता है आपका दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर बताने को। कई बार आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, कई बार आपको टिम्बर यानी कि लय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वेव्स यूज्ड इन सोनार। आप जो है सोनार वेव्स का यूज़ करते हो, सोनार में उपयोग की जाने वाली तरंगे जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए सोनार वेव्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सोनार में उपयोग की जाने वाली तरंगे रेडियो वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं। तो सोनार में यूज़ की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सोनार की अगर मैं आपको फुल फॉर्म के बारे में बताऊं तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हम इसे कहते हैं सोनार को। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SO से सोनार से साउंड हमारे पास बन जाएगा, N से नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड वेव्स यूजेस साउंड वेव्स टिपिकली अल्ट्रासोनिक जो है हम इसको क्या कहते हैं, जो आपके 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है ना, या 20,000 हर्ट्ज बोल दो, या 20
किलो हर्ट्स की अगर हम बात करें, इससे ऊपर के जो साउंड हैं उनको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे। टू नेविगेट, कम्युनिकेट और डिटेक्ट अंडर वाटर, अंडर वाटर पे डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एक्टिव सोनार जो होते हैं वो एमिट करते हैं पल्स दैट इको ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो सोनार का यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ की जाती हैं और इनकी तरंगे क्या होती हैं इनकी, तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। मेनली अगर हम बात करें तो ये पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पे है, उनकी दूरी को मापना है, आपने मैपिंग करनी है, तो उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। जो अल्ट्रासोनिक होती हैं, परावैंगनी ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है इनमें, ठीक है। समुद्र की गहराई को अगर आपने मापना है, पनडुब्बियों और जहाज़ों का पता लगाना है आपने कि समुद्र के अंदर है वो कहीं पे, है ना, पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियां हैं, माइंस हैं, अन्य वस्तुओं का पता लगाना है तो सोनार का यूज़ किया जाता है। मछली पकड़ने का उद्योग है, जैसे वहाँ पे भी आपकी जो सोनार यूज़ की जाती है। जैसे जो मछुआरे या फिश फाइंडर्स होते हैं, जो फिश को ढूंढने वाले होते हैं, वो डिवाइस का उपयोग मछलियों के झुंड और उनकी दूरी और समुद्र के तल की संरचना का पता लगाने के लिए करते हैं कि कहाँ पे समुद्र का तल है, ठीक है। अंडर वाटर मैपिंग करनी है आपने, जैसे समुद्र के नीचे जो नक्शे बनाने और पानी के भीतर की चट्टानों या बाधाओं को खोजना है आपने, तो वहाँ पे सोनार का यूज़ किया जाता है। डूब चुके जहाज़ों की अगर आपने खोज करनी है तो सोनार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो वैज्ञानिकों ने कुछ अनुसंधान करने, कुछ रिसर्च करनी है समुद्र के जो परिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम यानी कि, और जैसे व्हेल जैसी समुद्री जीवों के व्यवहार का अगर अध्ययन करना है तो उन चीज़ों के लिए भी जो है वो किसका यूज़ किया जाता है, सोनार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोनार दो टाइप की होती है, एक एक्टिव सोनार हम बोलेंगे और एक पैसिव सोनार है। एक्टिव सोनार का मतलब है जो खुद सिग्नल भेजता है उसको एक्टिव सोनार बोलेंगे, और जो केवल दूसरों के शोर को सुनता है उसको हम पैसिव सोनार कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सोनार की मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दी, क्योंकि सम टाइम जो है आपसे क्या पूछ लिया जा सकता है कि इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। इंफ्रासोनिक साउंड होता है जो कि आपका 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, अपश्रव्य ध्वनियां हम इन्हें कह रहे हैं। तो वो कौन सुन सकता है, बैट तो आपकी जो है वो इंफ्रारेड को सुन सकता, अल्ट्रासोनिक को सुन सकता है। इंफ्रारेड पूछा है क्योंकि आपसे, तो अपश्रव्य ध्वनियां सुन सकता है एलिफेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिफेंट अपश्रव्य ध्वनियां सुन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इको, जो प्रतिध्वनि होती है उसके लिए उत्तरदायी घटना कौन सी होती है। फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इको, इको का मतलब क्या होता है, जैसे ही साउंड आया ना फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, रिफ्लेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू हियर डिस्टिंक्ट इको इज, स्पष्ट ध्वनि सुनने हेतु न्यूनतम समय अंतराल कितना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन कैन कंट्रोल्ड बाय, जो नॉइस पोल्यूशन है वो किसके द्वारा नॉइस पोल्यूशन को नियंत्रित किया जा सकता है। आप अगर जो लाउड हॉर्न्स यूज़ करोगे, ट्रैफिक इंक्रीज करोगे या साउंड प्रूफिंग यूज़ करोगे, तो साउंड प्रूफिंग अगर यूज़ किया जाएगा तो जो है वो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड, संगीतात्मक ध्वनि की विशेषता कौन सी नहीं है। म्यूजिकल साउंड जो है वो प्लीजेंट होता है ना, वो बिल्कुल सही बात है। पेरियोडिक वाइब्रेशंस होती है, बार बार वाइब्रेशन हो रही है, क्या ये विशेषता है, हाँ जी। म्यूजिकल साउंड की पेरियोडिक वाइब्रेशन होती है, इस तरीके से वाइब्रेशन हो रही है पेरियोडिकली, और रेगुलर वेव फॉर्म हो रही है यहाँ पे, या रैंडम वाइब्रेशन हो रही है, रैंडमली नहीं होती है, रेगुलर होता है जो भी आप कर रहे हो ना, रेगुलर वेव फॉर्म, पेरियोडिक वाइब्रेशंस होंगी, रैंडम कुछ नहीं होगा, एकदम से वाइब्रेशन कुछ नहीं होगी, तो ये नहीं है विशेषता, बाकी आपके पास सारी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वैक्यूम चैम्बर है, रिंगिंग बेल ग्रेजुअली बिकम्स इनऑडिबल बिकॉज, निर्वात पात्र में घंटी की ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है, क्यों जो है वो धीरे धीरे जो है वो ध्वनि सुनना जो है वो बंद हो जाती है, सुनाई देना, क्योंकि बेल जो है वो वाइब्रेट करना जो है वो रोक देती है, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। तो बोला जा रहा है निर्वात में जो है, हमें पता है कि निर्वात की बात करें तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए साउंड को जो है वो हम बोलते हैं कि साउंड को तो मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे निर्वात पात्र की बात हो रही है तो यहाँ पे तो साउंड ही नहीं आएगा, तो इसीलिए जो है वो सुनाई देना बंद हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
विच वेव प्रॉपर्टी चेंजेस व्हेन साउंड बिकम्स लाउडर। जब ध्वनि अधिक तीखी होने पर कौन सा गुण बदलता है? तो हमने बताया था, मैंने आपको पीछे पिच के बारे में बताया था कि पिच जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। यानी कि पिच जो है वो लाउड है या स्लो है, भारी या तीखी आवाज़ की बात की थी। तो यहाँ पे अधिक ध्वनि अधिक तेज हो गई है, यानी कि तो वहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे तीखी होने पर जो गुण बदलता है वो बदलती है। जो यहाँ पे तेज की बात की है, अधिक तीखी ध्वनि और अधिक तेज ध्वनि, देखो दोनों अलग अलग है। जब तेज बोला है ना तो पिच क्या होती है, तीखी और धीमी की हम बात करेंगे, ठीक है, याद रखना इसको। अगर हमारे पास पिच की बात होगी तो वो क्या होगा, तीखी, यानी कि पिच का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ में। यहाँ पर बोला है तेज, यानी कि लाउडर बोला हुआ है, तो लाउडर का रिलेशन किसके साथ में है, एम्पलीट्यूड के साथ में, क्योंकि ये लाउडनेस को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि विच वेव प्रॉपर्टी चेंजेस व्हेन साउंड बिकम्स श्रिलर। अधिक तीखी ध्वनि है तो तीखे का संबंध किससे है, फ्रीक्वेंसी से, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक यूनिट ऑफ लाउडनेस। जो एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस है, इसका जो है वो एसआई यूनिट क्या है, तो इसका है आपके पास डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, साइंटिफिक यूनिट ऑफ लाउडनेस डेसिबल। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो 20,000 हर्ट्ज हम यहाँ पे बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंफ्रासोनिक की आवृत्ति जो है वो कम होती है कितने से, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, विच वन इज यूज्ड इन सबमरीन फॉर नेविगेशन। अभी मैंने आपको बताया था सोनार का यूज़ किया जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन, ये किस चीज़ के ऊपर, स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है ये मुख्यतः किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये नेचर के मीडियम के ऊपर, कि उसका मीडियम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल होता है, उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैसेस। निर्वात में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं, तो आपको पता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, साउंड वेव्स जो एयर में होती है। तो साउंड वेव्स जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ईयर्स। कानों के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो कौन सी वेव्स होती हैं, जिनकी सॉफ्ट म्यूज़िक हानिकारक है, नहीं ये नहीं है। हाई इंटेंसिटी नॉइस है, बिल्कुल शोर तो हमारे लिए हानिकारक ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विस्परिंग तो धीरे धीरे होती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन वो भी स्लोली होती है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के बारे में सही कथन क्या है, तो ध्वनि तरंगे दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। क्या साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल करता है, नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, नहीं। दे रिक्वायर मटीरियल मीडियम, यस, इनको जो है वो माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड। ध्वनि एवं उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उनको अकाउस्टिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच साउंड हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। सबसे हाई फ्रिक्वेंसी किसकी है, फ्रिक्वेंसी यानी कि पिच से रिलेशन है, यानी कि तीखी की बात अगर हम यहाँ पे करें तो जो श्रिल साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। श्रिल साउंड का मतलब है तीखी ध्वनि, तीखी आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एम्पलीट्यूड। आयाम अधिक होने पर ध्वनि की ऊर्जा कैसी होगी, जो लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी होगी, वो भी कितनी होगी, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का कौन सा गुण जो है वो स्थिर रहता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता है तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो है वो साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल नहीं करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू। तो वो साउंड वाइब्रेशन को किस में जो है वो कन्वर्ट करता है, ह्यूमन ईयर, तो कान जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हो गया, विद्युत, और इम्पल्स का मतलब हो गया आवेग, ठीक है।
तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है यानी कि विद्युत आवेग है ना, इसको आवेशित कण यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयन्स हैं, इनकी जो है वो दिशात्मक गति होती है, एक दिशात्मक गति होती है, एक ही दिशा में गति करते हैं, जो ऊर्जा के एक लघु तरंग के रूप में जो है वो चलती है। एक लघु तरंग होती है, एक छोटी सी तरंग के रूप में जो है ये चलती है। विद्युत आवेग की अगर मेन पॉइंट की हम बात करें तो जैसे दिल की धड़कन पैदा करनी हो तो उसके लिए कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न बिजली उत्पन्न होती है ना, तो उस तरीके से काम करता है ये कि शरीर के अंदर बिजली उत्पन्न होती है एक तरीके से, ठीक है। और ये जो है न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ यात्रा करता है, जो क्रिया विभव की एक श्रृंखला होती है, गिरते हुए जो डोमिनोज है, इस तरीके से शरीर में दर्द संवेदना मांसपेशियों के संकुचन के लिए न्यूरॉन्स के माध्यम से सिग्नल भेजना, ये भी विद्युत आवेग करता है। इतनी चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतने यानी कि साउंड वाइब्रेशंस को जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में विद्युत आवेश में कन्वर्ट करता है, काफ़ी है। लोएस्ट पिच कितनी होती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट पिच, तो ऑप्शन है 100 हर्ट्स है या 500 है, 100 है, तो कितनी है लोएस्ट पिच है नॉर्मली देखने को, तो 100 पिच आपके हर्ट्स जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, आयाम जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ईयर वाइब्रेट फर्स्ट ऑन रिसीविंग साउंड, ध्वनि प्राप्त होने पर कान का कौन सा भाग पहले कंपन करेगा, पहले कंपन होता है तो वो ईयर ड्रम है, वो पहले कंपन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर नॉइस लेवल, अगर आपको नॉइस लेवल जो है वो कहाँ पे कितना है उसको आपने देखना है, तो वो साउंड लेवल मीटर जो है उसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेट, कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, कमरे के तापमान पर बोला जा रहा है, वायु में ध्वनि का वेग जो है वो 340 मीटर पर सेकंड होता है, कमरे के टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज साउंड पोल्यूशन, को कौन जो है वो कॉज करता है, व्हीकल के हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, सभी करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस, तो लाउडनेस को कौन डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड करता है, क्वेश्चन रिपीटेड है। अ साउंड वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस करती है, किसके थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करती है, करे यहाँ पे ऑप्शन है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होती है जो स्थिर होती हैं, तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्थिर होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में है ना, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अगेन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ध्वनि तरंगों की बात हो रही है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में माध्यम तो है जहाँ पे वो स्थिर है, लेकिन ये ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, उत्पन्न पूछा है यहाँ पे, ट्रांसफर नहीं पूछा है, तो उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो वाइब्रेट कर रही है, तो क्योंकि पहले वाइब्रेशन होगी फिर साउंड आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, वाइब्रेशन होने से साउंड हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट है इको इज मोर लाइकली टू अकर, प्रतिध्वनि होने की संभावना अधिक होती है जब जो है इको कब होगा, हम बोलते हैं ना वॉइस इको हो रही है, इको का मतलब है आप बोल रहे हो और वही साउंड आपको फिर से सुनाई दे रहा है, तो जब हॉल जो है वो खाली होता है ना, लार्ज हॉल एम्प्टी है, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ मेथड टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने की विधि नहीं है बोला है, तो अगर आप ट्रीज लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हो, सही, साइलेंसर लगाओगे तब भी कर सकते हो, हॉर्न को अगर बढ़ाओगे तो नहीं किया जा सकता है, साउंड प्रूफिंग रूम्स होगी तो कर सकते हैं, ये मेथड जो 3 यहाँ पे ऑप्शन बच गई, ये ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न का यूज़ करेंगे तो ये नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ध्वनि तरंगे, ये था जो मैं अभी आपको पीछे समझा रही थी, तो कौन जो है वो सबसे तेज चलती हैं, तो सॉलिड्स जो है सबसे तेज चलती हैं, फिर आपका लिक्विड है, फिर आपका गैसेस है। विच एनिमल यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स और नेविगेशंस, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़, पराश्रव्य ध्वनियों का यूज़ कौन करते हैं, जो चमगादड़ हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपके उल्लू वगैरह हैं। नेक्स्ट है नॉइस इज हार्मफुल बिकॉज इट कॉजेज, शोर हानिकारक है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या, शोर, स्ट्रेस को ये उत्पन्न करता है, स्लीपलेसनेस को, हियरिंग लॉस को, सभी चीज़ों को ये उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ट्यूनिंग फॉक द्वारा उत्पन्न ध्वनि का उदाहरण अगर हम बात करें तो वो है म्यूजिकल साउंड, ट्यूनिंग फॉक के द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो म्यूजिकल साउंड, हल्का साउंड आपको सुनाई दे रहा है। एसआई यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ साउंड, इनमें से ध्वनि का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? जब स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या वो एक ध्वनि है, या जो है वो वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, क्या ये जो है वो ध्वनि का स्रोत नहीं है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ये नहीं है? वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, वो ध्वनि का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी, वाइब्रेट हो रही है ना जब भी, तो वाइब्रेशन से तो साउंड आता ही है, तो ये सारी हैं, लेकिन आपका स्टेशनरी जो स्थिर है ना, उससे कोई साउंड नहीं आएगा। नेक्स्ट है, विच मीडियम इज बेस्ट फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? तो वो किसके माध्यम से जो है वो संचरित हो सकती है? तो वो होगी सॉलिड में सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफर होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लाउडनेस ऑफ वॉइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्वनि की तीव्रता सीधे अनुपाती होती है। तो किसके जो है वो अनुपाती होती है? एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट समानुपाती होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। यानी कि अगर आपके पास जो है वो जो ध्वनि की प्रबलता है वो आपकी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, यानी कि यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन या एम्पलीट्यूड को हम दुगना कर दें, एम्पलीट्यूड को हमने दुगना कर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है वो, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी वो प्रबलता, फिर ध्वनि की प्रबलता हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, यह कंपन करने वाली वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। अधिक आयाम का मतलब है अधिक प्रबल ध्वनि होगी। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता सीधे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो इसको बोला कि अगर लाउडनेस को 2 कर दिया एम्पलीट्यूड को तो ये जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल वॉइस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको मेल और फीमेल वॉइस के बीच में डिफरेंस करना है तो क्या होगा? तो एक तीखी आवाज़ किसकी होती है? लेडीज़ की, और पुरुष की थोड़ी सी भारी होती है, तो ये पिच यानी कि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन, सबसे कम की बात करें स्पीड ऑफ साउंड किस में होता है? एयर में, यानी कि गैसेज में भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, कौन जो है वो इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये क्वेश्चन भी जो है हमने पिछले पार्ट में देखा था। तो अर्थक्विक जो है वो अपश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फिनोमेना इज यूज्ड इन स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप में कौन सी घटना प्रयोग की जाती है? तो उसमें आपको साउंड सुनाई देता है। स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज़ किया जाता है? जैसे आप हार्ट बीट को सुन रहे हो, है ना, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, दोबारा आपको सुनाई देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ईयर रिसीव साउंड वेव्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन जो है वो ध्वनियों को सुनता है? तो वो सुनता है आपका जो पिन्ना पोर्शन होता है ना, कान का पिन्ना भाग होता है, वो सबसे पहले ध्वनियों को जो है वो रिसीव करता है, ध्वनि तरंगे प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो वो वेव की फॉर्म्स के ऊपर, वेव फॉर्म के ऊपर निर्भर करती है कि उसकी ध्वनि की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ साउंड, तो श्रिल है यानी कि तीखी है, तो तीखी के लिए फ्रीक्वेंसी आती है आपकी, पिच और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। ऑप्शन सी। विच साउंड वेव्स इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, तो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासोनिक यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक आप बोल सकते हो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग वॉल्स विथ, गूंज को अगर आपने कम करना है करने के लिए दीवारों को ढका जाता है किससे? तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का आप यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले होंगे उसको आप यूज़ करोगे। साउंड वेव्स कैसी हैं आपकी? तो साउंड वेव्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स है, पोलराइज है, तो एक मैकेनिकल वेव्स हैं। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है? ये जो मैकेनिकल वेव मैंने आपको बताया, इनको बहुत यांत्रिक तरंगे बोलेंगे हम, भौतिक नहीं बोलेंगे, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसका क्या मतलब है? ये वे तरंगे होती हैं जिन्हें यात्रा करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की, जैसे कि ठोस की, द्रव की, गैसेस की जो है वो आवश्यकता होती है, और ये माध्यम के कणों में
कंपन या दोलन पैदा करके ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, लेकिन पदार्थ को अपने साथ नहीं लेके जाती है। सिर्फ जो है ये क्या करती है, ऊर्जा को ट्रांसफर करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे। और मैंने आपको बताया ही कि ये वैक्यूम पे ट्रैवल नहीं करती हैं। तो इसमें जैसे ध्वनि तरंगे हैं, जल तरंगे यानी कि जो पानी की लहरें उठती हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं मैकेनिकल वेव्स के। ठीक है, और जो ये आपकी मैकेनिकल वेव्स है ये 3 टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सरफेस वेव्स, यानी कि जो आपकी क्या कहेंगे इन्हें, सतही तरंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये तरंगे जो होती हैं वो आगे पीछे कंपन करती हैं माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही। जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग कैसा होता है, इस तरीके का स्प्रिंग है, तो वो इस तरीके यहाँ को करेगा, ये यहाँ को करेगा, आगे पीछे ही जो है वो मूव करेगा। जैसे एकदम से सिकुड़ रहा है फिर वो खुल रहा है, आगे पीछे गति करता है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव जो है वो सेकंड यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। तो माध्यम के तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे, जैसे पानी में आपने पत्थर फेंका ना, तो जैसे ही आपने पानी में पत्थर फेंका तो वो धीरे नीचे हुआ फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, तो ऊपर नीचे जो है वो ये यात्रा करता है। ट्रांसवर्स वेव ऊपर नीचे कंपन करती हैं। और फिर है सतही तरंगे, ये ठोस और द्रव की सतह पर चलती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड। एक आवर्त काल में ध्वनि द्वारा तय जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम यहाँ पे वेवलेंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक आवर्त काल में ध्वनि द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हमने क्या कहा, वेवलेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है वो उनको किसकी आवश्यकता होती है, उनको मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। विच वन इज अ पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन होती है जैसे पेंडुलम जो है वो मूव करता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो स्विंगिंग पेंडुलम है उसको किसकी क्या है, वो एक पेरियोडिक मोशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव एक्सपोजर टू लाउड साउंड में डैमेज। अत्यधिक तेज ध्वनि नुकसान पहुंचा सकती है, तो किसको, जो ईयर ड्रम होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो डेसिबल में हम किसको जो है वो मेजर करते हैं, तो डेसिबल पे मेजर होती है आपकी लाउडनेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साउंड फ्रॉम अ लाउड स्पीकर स्प्रेड इन एयर इन द फॉर्म ऑफ। तो वो किसकी फॉर्म पे, लाउड स्पीकर से ध्वनि वायु में फैलती है, तो वो किसकी वजह से, कैसी वेव्स है, अभी मैंने आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म पे जो है वो ध्वनि तरंगे इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर से ध्वनि वायु में फैलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड मोस्ट। ध्वनि के वेग को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, कलर, नेचर, उसका नेचर ऑफ मीडियम, शेप ऑफ कलर। तो नेचर ऑफ मीडियम, जो उसका नेचर क्या है, माध्यम क्या है, ठोस है, लिक्विड है, गैस है, वो। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर जीरो है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो साउंड कैसा होगा। यदि कंपन का आयाम शून्य है तो ध्वनि कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लाउड होगी, श्रिल होगी, नॉट प्रोड्यूस्ड। एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो श्रिल वाला पॉइंट तो हम बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो अगर आयाम एम्पलीट्यूड शून्य है, लाउडनेस बिल्कुल जीरो है, तो ध्वनि निकलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्या होगी, नॉट प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजन इज जनरली। जो विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि होती है वो क्या होती है, सामान्यता होती है, तो वो क्या है, वो ऑब्वियसली वो क्या है, म्यूजिक तो है नहीं, वो एक शोर है, नॉइस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, फ्रिक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड है आपकी, वेवलेंथ है, या फिर आपका कलर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर एक गुण नहीं है, क्योंकि आपकी जो साउंड है उसकी एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रिक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 340 मीटर पर सेकंड या 1500 मीटर पर सेकंड या 5000 मीटर पर सेकंड। बोला जा रहा है यहाँ पे ठोसों में, सॉलिड्स में पूछा जा रहा है ध्वनि का वेग कितना है, तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 5000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो लो है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड की तरंग दैर्घ्य जो है वो कम है, या फिर आपकी ऑडिबल साउंड है या नॉइस। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य उसकी है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। आपने एक फॉर्मूला भी देखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/f जो है आपने देखा था, यानी कि फ्रिक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा होगा, और लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो कम तरंग दैर्घ्य है यानी कि फ्रिक्वेंसी ये वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच फिनोमिना प्रूव्स दैट साउंड इज अ वेव, हम बोल रहे हैं कि साउंड एक तरंग है, वो कौन सा फिनोमिना यहाँ पे जो है वो डिफाइन करता है इस चीज़ को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, तो ये सभी सिद्ध करते हैं कि ध्वनि एक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साउंड वेव रेयरफैक्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू, जो ध्वनि तरंग में विरलन होता है, रेयरफैक्शन होता है, वो किससे संबंधित है, तो वो है आपका लो प्रेशर से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो नेचुरल सोर्स यहाँ पर कौन सा है, तो जो थंडर होते हैं ना, जो तूफान आते हैं, बिजली कड़कती है, वो एक क्या है, प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन, जो कर्ण पर्दा है कंपन करने लगता है, कब करता है, जैसे ही जो है वो साउंड वेव्स उसके साथ में जो है वो लगती है, टच होती है, साउंड वेव्स स्ट्राइक इट, कर्ण पर्दा कंपन करने लगता है जब साउंड वेव्स स्ट्राइक होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ वेव विद हाई एम्पलीट्यूड एंड लो फ्रिक्वेंसी विल बी, अगर एम्पलीट्यूड हाई है, फ्रिक्वेंसी लो है, उसका मतलब क्या है, उच्च आयाम और कम आवृत्ति वाली ध्वनि होगी। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है आवाज़ है, उच्च आयाम का मतलब क्या है, जो लाउडनेस है वो लाउड होगी, कम आवृत्ति का मतलब है कि वो डीप होगी आवाज़। ऑप्शन ए। अगर हाई आवृत्ति होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होती तो श्रिल आवाज़ होती, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लाउड एंड डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन इज यूज टू स्टडी सी डेप्थ, अगर आपको समुद्र का करना है तो मैंने आपको बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कंटेन टाइनी बोन्स, किस में होती हैं, सबसे छोटी जो मानव कान का कौन सा भाग छोटी हड्डियां रखता है, तो छोटी हड्डियां रखता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो मिडल ईयर होता है उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज साउंड्स इज मोस्ट प्लेजेंट, इनमें से सबसे मधुर ध्वनि कौन सी है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मधुर ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, स्रोत से जैसे ही दूरी बढ़ती है तो ध्वनि की तीव्रता कैसी हो जाएगी, ध्वनि की सुनाई देगी आपको, अगर जो मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा साउंड नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इन एयर बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स, जब आप जो है वो वायु में कंपन करते ट्यूनिंग फॉक द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, कौन सी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वायु में मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें भी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसको मैंने आपको बताया था, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनको क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लॉन्गिट्यूडनल को क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य कहा जाता है, और जो आपकी दूसरी होती है ना अनुप्रस्थ तरंगे, उनको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल बोला है ना, यहाँ पे आगे पीछे कंपन करेगी, ऊपर नीचे नहीं है ना, ये ध्यान रखना। वाइब्रेट हो रही है ट्यूनिंग फॉक तो ये आगे पीछे मूव करेगा जब आप इनको मतलब खिसकाओगे इस तरीके से, जो आपका जैसे चिमटा मैंने बोला था ना, इसको लोकल हम बोलते हैं, तो वो इस तरीके से दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से जो है वो मूव कर रही है, ये जैसे स्प्रिंग मूव करता है ना, तो उस तरीके से ये वाली जो साउंड है ये भी ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट है, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग सेंसेशन, सुनने की अनुभूति के लिए उत्तरदायी है कि आपको सेंसेशंस आती हैं, सुनाई देता है, तो वो क्या है, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी मीन्स ऑडिटरी, सुनने से रिलेटेड है, कान से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, का सोर्स कौन सा नहीं है, तो म्यूजिकल साउंड का सोर्स ट्रैफिक का नॉइस नहीं है, वायलिन, गिटार, फ्लूट, ये सारे हैं, यानी कि आपका फ्लूट हो गया, बांसुरी, गिटार, वायलिन आपने सुना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज वेवलेंथ क्या होगी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू नॉइस पोल्यूशन में कॉज, लगातार ध्वनि प्रदूषण के संपर्क से क्या चीज़ हो रही है? हियरिंग लॉस होते हैं, हाइपरटेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड, नियमित अंतराल पर दोहराई जाने वाली आगे पीछे की जो ध्वनियाँ होती है, जो आगे पीछे मूव करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रैंडम मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या रोटेशनल मोशन, या ट्रांसलेटरी मोशन? तो करेक्ट आंसर होगा ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है उन्हें। ठीक है, आगे पीछे मूव करती हैं, जैसे झूला होता है ना, ऑसिलेटरी मोशन पे हम बात कर रहे हैं, आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच साउंड वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन वेदर अ साउंड इज सॉफ्ट और लाउड, कौन सा गुण निर्धारित करता है कि जो आपकी ध्वनि है वो धीमी है या तेज है? तो जब धीमी और तेज की बात हो रही है तो वो एम्पलीट्यूड, यानी कि लाउड आ गया ना जब वहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड ऑप्शन नंबर, एम्पलीट्यूड लाउडनेस को शो करता है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट इंटरनल क्रैक्स इन मेटल, मेटल के अंदर अगर कोई जो है वो क्रैक्स आ गए हैं ना, तो उसमें उसको ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट नॉइस इज करेक्ट, करेक्ट नॉइस के बारे में कौन सा करेक्ट है? ये ऑलवेज पैरियोडिक होता है, प्लीजेंट साउंड है, नॉइस प्लीजेंट नहीं होता, अनवांटेड साउंड है, जो शोर के बारे में बिल्कुल ये साउंड किसी को नहीं सुनना होता है, तो ये कैसा है? अनवांटेड साउंड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ईयर प्रोटेक्ट द इनर पार्ट फ्रॉम डस्ट, जो इनर पार्ट होते हैं ना, तो हमारे कान में धूल नहीं जाती है, हम जैसे देखते हैं थोड़ा बहुत गंदगी तो सबके कान में होती है, लेकिन धूल से सुरक्षा करता है, तो वो कौन? ईयरवैक्स, कॉक्लिया, रेटिना, रेटिना तो आंखों वाला है, ऑडिटरी नर्व, तो कान का कौन सा भाग धूल से सुरक्षा करता है? तो वो है ईयरवैक्स, जो कान के अंदर गंदगी की मैं बात कर रही हूँ, वो जो है वो धूल से सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, द वेव मोशन इन विच पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन इज, जिस तरंग में कर्ण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं वो क्या होते हैं? कर्ण तरंग की दिशा में बोला जा रहा है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या सरफेस वेव। तो कर्ण तरंग की दिशा में जो है वो तरंग की दिशा, तरंग कैसी होती है? वो यहाँ पे तरंग हो रही है यहाँ पे, तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको वैसे बताया भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग जिसे हम कहते हैं, इसमें कण जैसे मैंने कहा कि वो बैक एंड फोर्थ जो है वो कंपन करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं, जो तरंग की दिशा के समानांतर पैरेलल होते हैं, तरंग की दिशा के समानांतर होते हैं। जैसे ध्वनि तरंगें होती है, साउंड वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगें जो पी वेव्स होती हैं, है ना, वो अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? कॉम्प्रेशन, जहाँ पर कण पास में आता है, रेयर फ्रैक्शन, जैसे स्प्रिंग की मैंने बात की, वो एक दूसरे के पास भी आते हैं और वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, यानी कि खुला भी हो जाएगा और एकदम से सिकुड़ भी जाएंगे वो। ठीक है, तो ये संपीडन और विरलन जिसको कहा जाता है, इसमें जो है वो प्रेशर वेव्स भी आती हैं, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आगे पीछे जो है वो मूव करती, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे कंपन करते हैं, जो तरंग की दिशा के पैरेलल होती है। ये चीज़ याद रखना, पैरेलल होती है लेकिन आगे पीछे ही मूव करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच मीडियम हैज़ हाईएस्ट इलास्टिसिटी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रत्यास्थता होती है, हाईएस्ट इलास्टिसिटी होती है, वो सॉलिड्स में ही होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टरी मेनली अफेक्ट पिच ऑफ साउंड, तो पिच से रिलेटेड क्या आता है? फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जहाँ पे पिच और लाउडनेस है ना, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाता है। कौन सी घटना चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में सहायता करती है? अब चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ता है, उसको सब कुछ दिखता है, तो वो कौन सी घटना है? रेयर रिफ्रैक्शन, या इकोलोकेशन, डिस्पर्जन, या इंटरफेरेंस है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोलोकेशन है। तो इकोलोकेशन जो है वो हेल्प करती है उसकी, ये जो है वो चमगादड़ वगैरह को अंधेरे में उड़ने में हेल्प करती हैं, इकोलोकेशन वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक साउंड। पेरियोडिक साउंड का जो है वो कौन सा एग्जाम्पल है? थंडर, ट्रैफिक नॉइस, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, एक्सप्लोजन। जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक है वो आपका एक पेरियोडिक साउंड का एग्जाम्पल है, वाइब्रेटिंग वाला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ हेल्दी यंग पर्सन के लिए कितना होता है ऑडिबल साउंड, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था 20 to 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डेटरमाइंस द आइडेंटिफाइड ऑफ अ म्यूजिकल नोट, संगीतात्मक स्वर की पहचान किस गुण से होती है, उसकी क्वालिटी से होती है, जिसको मैंने आपको पीछे टिम्बर भी कहा था, लय जिसको कहा था, उसके आधार पर होती है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, का कौन सा दुष्प्रभाव नहीं है, एंग्जाइटी दुष्प्रभाव है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती है दुष्प्रभाव है, स्लीप को इंप्रूव करता है, हाइपरटेंशन होती है ये भी दुष्प्रभाव है, स्लीप को बढ़ाता है ये नहीं है इसका दुष्प्रभाव, बाकी सारी चीजें हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ऑप्शंस गिवन नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, रिलेशन पूछा है स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो आपकी स्पीड होती है ना वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहीं से आपके पास जो है वो फिर निकल के आता है फ्रीक्वेंसी, अगर आप यहाँ पे वेवलेंथ अगर आपने निकालनी है तो वो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। और आपने क्वेश्चन पीछे देखा था कि अगर आपकी जो स्पीड है यानी कि v जो है वो कांस्टेंट है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये इंक्रीज हो रही है तो आपका जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगा, और अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच का रिलेशन ये निकल कर आता है। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज जनरली यूज टू साउंड प्रूफ रूम्स, के लिए क्या यूज करते हैं हम, फोम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू, ध्वनि तरंग की ऊर्जा जो है जो एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है, कि अगर जो है उसको हम डबल कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी जो साउंड की स्पीड है, साउंड एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स है। नेक्स्ट है विच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू कौन सी जो है वो ट्रैवल कर सकती है, तो लाइट वेव्स ट्रैवल कर सकती है ना कि साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को तो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के थ्रू ही ये ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के लिए कौन सा कथन सही है, तो फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड के लिए ऑडिबल टू ह्यूमन के लिए ऑडिबल है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जो है वो कितनी होती है 20 हर्ट्ज, ये अल्ट्रासाउंड के लिए सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है, इसमें जो इको होता है ना उसमें जो है वो ध्वनि की रिफ्लेक्शन होती है, जैसे एक बड़ा सा खाली हॉल है, आप कुछ बोलते हो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो साउंड फिर से सुनाई देती है, एक गूंज सुनाई देती है, उसको हम उस गूंज को जो है वो इको कहा जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको साउंड सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, स्टेथोस्कोप, ऑडियोमीटर, तो लाउड स्पीकर उसको जो है वो कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाउड स्पीकर में क्या सुनाई देता है हमें, लास्ट में साउंड सुनाई देता है, तो वो ध्वनि तरंग में विद्युत संकेतों को कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 200 क्वेश्चन के साथ में हमने इसको जो है वो कंप्लीट किया। इसमें अगर जो है मुझे कुछ और क्वेश्चंस लगेंगे कि आपको कुछ करवाने की ज़रूरत है तो वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने 200 क्वेश्चन की जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो बहुत अच्छे से करनी है सीक्वेंस में। जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड होती है, उस टाइम पे आप जो है इसको देख सकते हो। अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। 5 से 6 टॉपिक आपके जो है वो साइंस सिलेबस के अंदर बचे हुए हैं, जो कि जेबीटी कमीशन और साइंस पटवारी के लिए जो है साइंस का सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी फिर आपका साइंस का पूरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आगे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी हमने चैप्टर्स किए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जेबीटी कमीशन की साइकोलॉजी वो भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी क्लासेस सीक्वेंस में पूरा जो भी सिलेबस है वो पूरा वहाँ पे करवाया हुआ है।
अंडरस्टैंडिंग उस तरीके की बन जाएगी कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही आते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बन जाएगी। पूरा सिलेबस में जो भी चीज़ें बताई थी वो सारी आपको वहाँ पे मैंने करवाई हुई हैं। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सेम उसी तरीके से करवाया हुआ है वहाँ पे भी, ठीक है। आप आराम से उस चीज़ को देख सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको आगे की क्लास में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।